नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। मैं हूं जयंत नेगी। दोस्तों, हमारे द्वारा उत्तराखंड LT टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर एक विशेष सीरीज चलाई गई है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज MCQ प्रोवाइड करवाते हैं। आशा करते हैं सीरीज आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही होगी और आपको आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प करेगी। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम आपके लिए बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस पर आधारित 100 इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आए हैं। क्योंकि दोस्तों 100 इंपॉर्टेंट MCQ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, इसलिए इसको धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको जरूर इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको आने वाले एग्जाम में भी यह काफ़ी लाभदायी साबित होगी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आयोग के द्वारा संभावना व्यक्त की गई है कि LT का एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त माह के मध्य में हो सकता है। तो अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो दोस्तों आज से ही अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। आयोग के नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार ना करें, उसके बाद आपको दोस्तों ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। हम आपकी इसमें जितनी हेल्प हो सके इन वीडियोस के माध्यम से उतनी हेल्प करने का प्रयास करेंगे। जितना गाइडेंस हम दोस्तों दे सकते हैं उतना गाइडेंस आपको देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। क्या होती है बुद्धि? कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। कई मनोवैज्ञानिक इसको व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता मानते हैं, तो कई मनोवैज्ञानिक इसको नई परिस्थितियों के संग समायोजन करने की क्षमता मानते हैं। कई मनोवैज्ञानिक इसको अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता मानते हैं, तो कई मनोवैज्ञानिक इसको अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता मानते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी डेफिनेशन मुझे लगती है दोस्तों वो है वेस्टलर के द्वारा, और ये सर्वमान्य भी है कि भाई बुद्धि एक आपका समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के संग प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। तो दोस्तों अब हम इस पर कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण है। भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने परीक्षण हैं आपको बताने हैं? 5, 8, 4 या फिर 7? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 5 उप परीक्षण हैं। वर्ष 1953 में प्रोफेसर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा भाटिया बैटरी परीक्षण का दोस्तों निर्माण किया गया था। ठीक है ना। इसको हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी बोलते हैं, यानी कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का दोस्तों ये टाइप है। ठीक है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है? जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा एक होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक में क्या होता है भाई, एक साथ कई लोगों का बुद्धि परीक्षण कर लिया जाता है। ठीक है ना। तो ये दोस्तों किसका टाइप है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का टाइप है। इसमें 5 बौद्धिक उप परीक्षण है, जैसे कि इसमें आता है कोहज ब्लॉक टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट, आकृति निर्माण टेस्ट, तात्कालिक स्मृति टेस्ट और तस्वीर निर्माण टेस्ट इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इसको भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। ये आपके इस पर बेस्ड MCQ बन सकते हैं। एक क्वेश्चन पे आपके इतने MCQ बन सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, स्वभाव, अभिप्रेरणा और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता कहलाती है। देखिए दोस्तों, गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस सिद्धांत के अनुसार इनका ये मानना है कि जो बुद्धि का स्वरूप है वो एकाकी ना होकर यानी कि सिंगुलर ना होके बहुकारकीय होता है, यानी कि मल्टी फैक्टर पर वो डिपेंड करता है। ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने स्टार्टिंग में 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। बाद में इन्होंने 1998 में एक 8वीं प्रकार की बुद्धि जोड़ी और फिर उसके बाद 2000 में इन्होंने 9वीं प्रकार की बुद्धि जोड़ी। तो आज इनके अनुसार 9 प्रकार की बुद्धि होती है, जैसे कि भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि,
व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि जिसको कि हम बोलते हैं अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, इसके अलावा आती है अंतर्व्यक्ति बुद्धि, और इसके अलावा प्रकृतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों आपका जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है इंटरपर्सनल बुद्धि, यानी कि अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, जिसको कि हम व्यक्तिगत अन्य बुद्धि भी बोला जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, इस बुद्धि में आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के मूड के बारे में सोचते हैं, दूसरों के स्वभाव के बारे में सोचते हैं, उसकी अभिप्रेरणा और उसके इरादों को पहचानने की योग्यता होती है, और उसी के अनुसार आप दोस्तों क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। तो इसको हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। उसके अलावा इन्होंने जैसे भाषिक बुद्धि में अलग योग्यता बताई है, फिर ऐसी बॉडली जो आपकी काइनेस्थेटिक बुद्धि होती है उसका इन्होंने अलग चीज़ बताई है। ठीक है। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि जो होती है कि आप अपने आप को किस तरीके से, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपनी मनोदशा के बारे में क्या समझते हैं, वो इसमें बताया गया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कि आपका क्या है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। अगला प्रश्न, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण व तर्क शामिल होता है। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षण के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर है बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। क्योंकि बुद्धि को हमने क्या बोला है, मल्टी फैक्टर माना है। बहुआयामी सिद्धांत आज के समय पे चलता है दोस्तों कि बुद्धि में बहुआयाम है और आप इनको कई बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, इसके इतने सारे आयाम हैं कि आप उनको बुद्धि परीक्षण के से माप नहीं सकते। ठीक है ना। तो इसीलिए जो इसकी चौथी डेफिनेशन है वो बिल्कुल सटीक बैठती है आज के परिप्रेक्ष्य में। हालांकि ऊपर की डेफिनेशन भी सही है, लेकिन सबसे सही कौन सी है, वो यही है कि भाई बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षण के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यता शामिल है। बुद्धि के इतने आयाम हैं कि आप उसके लिए बुद्धि परीक्षण बना ही नहीं सकते या भी बने ही नहीं है। इसके बाद अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? टर्मन, बिने, गिलफोर्ड, स्टैनफोर्ड। तो इसका राइट आंसर है बिने। अल्फ्रेड बिने और साइमन, ये दो व्यक्ति, इनका नाम याद रखना। 1905 में इन्होंने दोस्तों एक टेस्ट स्टार्ट किया था, पहला बुद्धि परीक्षण बोला जाता है इसको दोस्तों 1905 में, और इन्होंने मानसिक आयु के रूप में बुद्धि को मापा था, यानी बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर व्यक्ति किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये परीक्षण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बिने साइमन परीक्षण भी इसको बोला जाता है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। बुद्धि का सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापन अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया था 1905 में। बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानसिक आयु के संप्रत्यय को किसमें महत्वहीन समझा गया है? बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डीप क्वेश्चन है। देखिए, मेंटल एज के कॉन्सेप्ट को किसमें इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, ये कह रहा है। बुद्धि लब्धि में, विचलन बुद्धि में, कुशलता सूचकांक में, मानव प्राप्तांक में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विचलन बुद्धि में। इसको हम DIQ बोलते हैं। ठीक है, डेविएशन इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। अब आपको मैं थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में। मानसिक आयु की दोस्तों बात करी जाती है जब हम IQ निकालते हैं। IQ का फॉर्मूला पता है आपको? IQ का फॉर्मूला ये होता है, देखिए दोस्तों, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, यानी कि मानसिक आयु बट्टे शारीरिक आयु गुणा 100। दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 16 वर्ष के बाद, ठीक है, यानी कि एक निश्चित आयु के बाद मेंटल एज बढ़ना कम हो जाता है, लेकिन उसकी शारीरिक आयु बढ़ती रहती है। अब भाई मेंटल एज अगर आपकी बढ़नी कम हो गई, यानी कि उसमें विकास होना कम हो गया, और अगर आपकी शारीरिक आयु बढ़ती चली जाएगी, तो होगा क्या कि भाई आपका जो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट है वो तो कम होता चला जाएगा, यानी कि आपका जो IQ है वो तो कम होता चला जाएगा, जो कि भ्रामक है ना। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं IQ में भी कई सारे दोष हैं। ठीक, तो इन दोष के निवारण के लिए वेस्टलर ने 1981 में IQ की जगह पे DIQ का कॉन्सेप्ट यूज किया। ठीक है, DIQ की मदद से इन्होंने 25 से 30 साल या इससे ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनका बुद्धि मापन किया। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने मानसिक आयु के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से नकार दिया और इन्होंने माना कि भाई मानसिक आयु की जगह पे हमें विचलन बुद्धि से बुद्धि मापन करना चाहिए। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है और आगे की जो चीजें वो काफी थोड़ा
मतलब कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल टर्म है, तो आपको उसको सब याद करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही वो एग्जाम में आएगा। तो इतना आप समझ लीजिए कि भाई विचलन बुद्धि में मानसिक आयु के संप्रत्यय को महत्व नहीं दिया गया है। ये माना गया कि भाई मेंटल एज से हम क्या कहते हैं विचलन बुद्धि नहीं निकाल सकते। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, वेशलर के द्वारा दोस्तों प्रयोग किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्मन, स्पीयरमैन, बिने, गिलफोर्ड। इसका राइट आंसर है दोस्तों स्पीयरमैन। स्पीयरमैन के द्वारा दोस्तों बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया गया था। इनके अनुसार बुद्धि में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। पहली वाली है सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको हम जी से दिखाते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, और दूसरी होती है विशिष्ट मानसिक योग्यता यानी कि स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी। सामान्य योग्यता सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में पाई जाती है, जबकि विशिष्ट मानसिक योग्यता केवल विशिष्ट कार्यों से ही संबंधित होती है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला, बुद्धि का स्रोत है अनुवांशिक, अधिगम का परिणाम, स्व तथा वातावरण की अंतःक्रिया, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? उपरोक्त सभी। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मत है, लेकिन इसमें सबने माना है कि भाई बुद्धि अनुवांशिक भी होती है, यानी कि एक वंश से दूसरे वंश में, ठीक है। इसके अलावा अधिगम का परिणाम वो तो है ही, जितना आप अधिगम करते हैं उतना ज़्यादा आप इंटेलिजेंस होते चले जाते हैं। इसके अलावा आपकी और वातावरण के संग जो आपकी अंतःक्रिया होती है, इंटरैक्टिविटी, जैसा कि हमने बताया है, इसी से व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपकी बुद्धि का दोस्तों ये स्रोत है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? एक कारक, द्विकारक, बहुकारक या त्रिआयामी सिद्धांत? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? बहुकारक सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है, ठीक है, जिसमें कई योग्यताएं निहित होती हैं। उनके अनुसार किसी भी मानसिक कार्य के लिए विभिन्न कारक जब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कौन है? काफी अच्छा ये क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, बुद्धि लब्धि शब्द का जनक दोस्तों विलियम स्टर्न को माना जाता है, ठीक है। इस आईक्यू पद की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों जर्मन भाषा के शब्द से हुई है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने 1912 में किया था, ठीक है। इसको आपने ध्यान में रखना है कि बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कौन है? विलियम स्टर्न। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि सूत्र पूर्ण रूप से किसने दिया? देखिए दोस्तों, यहां पर दो क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग और बुद्धि लब्धि सूत्र यानी उसके सूत्र का पूर्ण रूप किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों टर्मन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए 1916 में बिने साइमन परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मन के द्वारा किया गया था। बिने साइमन परीक्षण कब आया था? 1905 में, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये एक आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था, ये भी मैं आपको बता दूं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन था दोस्तों वो टर्मन के द्वारा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था। तो यहाँ पर आईक्यू का कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ और यहाँ पर बुद्धि में मेंटल एज की जगह पे आईक्यू का प्रयोग होने लगा, ठीक है। ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। और आईक्यू का यहाँ पर क्या फॉर्मूला दिया गया? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ठीक है। तो बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु की जगह पे बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया जाने लगा, ये यहां पर आपको ध्यान में रखना है। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो टर्मन के द्वारा दिया गया, जबकि इस शब्द का प्रयोग विलियम स्टर्न के द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। इसके बाद अगला प्रश्न, गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा आयाम नहीं बताया है? दोस्तों, गिलफोर्ड ने 3 मानसिक योग्यता के आधार पर बुद्धि संरचना की व्याख्या प्रस्तुत की है। तो गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत त्रिविमीय या त्रिआयामी बौद्धिक मॉडल भी कहलाता है। तो जो 3 उनके आयाम है दोस्तों वो हैं, एक तो विषय वस्तु यानी कि कंटेंट, इसके अलावा संक्रिया यानी कि ऑपरेशन, और उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। तो इसमें मूल्यांकन नहीं आता है, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा जो गिलफोर्ड है ना, उसने बौद्धिक योग्यताओं के 5 मुख्य समूह बताए थे, उसके अंतर्गत मूल्यांकन आता है। उसमें जैसे कि संज्ञान, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति और मूल्यांकन, ये 5 चीजें आती हैं। तो अगर ऐसा दिया होता है भाई गिलफोर्ड ने बौद्धिक योग्यताओं के 5 समूह के अंतर्गत, तब तो ये मूल्यांकन आता। लेकिन जो उसने 3 आयाम बताए हैं वो है आपके ऑपरेशन और इसके बाद कंटेंट और प्रोडक्ट।
इन चीज को आप ध्यान में रखना, तो मूल्यांकन इसमें नहीं आता है। इसके बाद अगला प्रश्न, एक बालिका की मानसिक आयु 8 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो बालिका की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बहुत सिंपली आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, IQ बराबर ये होता है MA/CA × 100। आप इसको बस सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। भाई ए की मानसिक आयु कितनी है? 10/8 × 100। अब ये कितना हो जाएगा भाई? हो जाएगा 1000/8। 1000/8 करते हैं तो एक्चुअली कितना आता है? 125। आप चाहो तो भाग दे सकते हो, ठीक है, तो भाग दे के आपको पता लग जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एक बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष से बढ़कर 8 वर्ष हो जाती है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बालक को आप किस श्रेणी में रखेंगे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसकी मेंटल एज अभी कितनी है? 8 साल, और वास्तविक आयु कितनी है? 10 साल। तो क्या हो जाएगा भाई? IQ, पहले आप IQ निकालिए। IQ कितना हो जाएगा? 8/10 × 100, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 80, ठीक है। तो IQ 80 किसका होता है दोस्तों? ये होता है मंदबुद्धि बालक का, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, जो मंदबुद्धि बालक होते हैं दोस्तों, उनका IQ आपका कितना होता है? 80 होता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर इसका 6 होता तो कितना होता भाई? 6/10 × 100, ठीक है। तो इसका IQ कितना होता है? इसका IQ होता है 60। तो अगर इसका IQ 60 होता तो ये मूढ़ बुद्धि होता, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना होगा दोस्तों? मंदबुद्धि। इसके बाद बुद्धि क्या है? व्यक्ति के कार्य करने की कुशलता, प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं को समायोजित करने की क्षमता, वातावरण के संग अनुकूलन करने की योग्यता। मैं तो आपको बता ही चुका हूं बुद्धि की डेफिनेशन, तो ये सभी है। अगला प्रश्न, वर्णन ने बुद्धि को स्पष्ट करने के लिए जिन उपागमों का सहारा लिया उनमें से नहीं है। दोस्तों इन्होंने बुद्धि को स्पष्ट करने के लिए जो उपागम का इन्होंने सहारा लिया दोस्तों, वो थे जैविक उपागम, मनोवैज्ञानिक उपागम और संक्रियात्मक उपागम। इसमें सूचना प्रक्रम उपागम नहीं है। इसका सारा दोस्तों स्टर्नबर्ग के द्वारा लिया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है सूचना प्रक्रम उपागम। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, नीचे दिए गए कथन में बुद्धि के कौन से उपागम को ये दर्शाते हैं? नीचे दिए गए कथन बुद्धि के कौन से उपागम को दर्शाते हैं? बुद्धि का निर्धारण मापन योग्य कारकों के आधार पर, बुद्धि मापन के लिए बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग, बुद्धि परीक्षण के आधार पर बुद्धि लब्धि ज्ञात करना, बुद्धि लब्धि के आधार पर बुद्धि की व्याख्या करना। दोस्तों इसका राइट आंसर है संक्रियात्मक उपागम। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं दोस्तों कि जो वर्णन है, वर्णन ने जो बुद्धि के कॉन्सेप्ट के 3 अर्थ बताए हैं जो कि काफ़ी लोकप्रिय हैं, ठीक है। इनके द्वारा दोस्तों पहला जो उपागम है वो है जैविक उपागम, ठीक है। इनका ये मानना है कि भाई जो बुद्धि होती है वो पूर्णतः क्या होती है? वंशागत होती है, ठीक है। तो इसको टाइप A बुद्धि बोला जाता है या इंटेलिजेंस A बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो बुद्धि होती है वो होता है मनोवैज्ञानिक उपागम, यानी मनोवैज्ञानिक उपागम के रूप में भी इन्होंने दिखाया। इसको प्रेक्षित व्यवहार के रूप में भी बुद्धि बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि बुद्धि व्यक्ति के जीन व वातावरण के अंतःक्रिया का क्या होती है? परिणाम होती है, ठीक है। इसको हम टाइप B बुद्धि बोलते हैं या इंटेलिजेंस ऑफ टाइप B, ठीक है। इंटेलिजेंस B भी इसको बोल सकते हैं। तीसरा होता है दोस्तों संक्रियात्मक उपागम, या फिर इसको परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। इसको हम क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंस C। तो आप यहाँ पर सब देख सकते हैं कि भाई ये सारे के सारे बुद्धि परीक्षण है, ठीक। तो ये एक्चुअली किसको दिखा रहा है? संक्रियात्मक उपागम को दिखा रहा है, वर्णन के द्वारा बताया गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला, समझ, ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन और आलोचना बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, किसने कहा था? काफी अच्छा कथन है, अल्फ्रेड बिने के द्वारा दोस्तों ये कहा गया था। इसके बाद अगला, आपको सूची 1 का सूची B से मिलान करना है। बुद्धि का अर्थ अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग बताया गया है। सबसे पहला बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये बकिंघम के द्वारा कहा गया है, ठीक है। इसके बाद बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन की क्षमता है, इसको वर्णन के साथ बोला गया है, जैसा कि अभी हमने बताए थे आपको, ठीक है। और इसके बाद बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, ये वुड्रो के द्वारा कहा गया है। और बुद्धि संबंधात्मक चिंतन है, इसको स्पीयरमैन के द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो देखा जाए तो क्या बनेगा भाई? 3 1 2 4। तो 3 1 2 4 इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 3 1 2 4, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
अगला प्रश्न, बुद्धि का आधार है समायोजन की योग्यता, अधिगम की योग्यता, समस्या समाधान की क्षमता, अमूर्त चिंतन की क्षमता। भी परिभाषा आपको बताई तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से बुद्धि की विशेषता नहीं है। बुद्धि अनुभव के आधार पर सीखने की एक मानसिक योग्यता है, बिल्कुल सही। बुद्धि समस्याओं के समाधान खोजने में सहायक होती है, बिल्कुल सही। पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली मानसिक योग्यता है, ये भी बिल्कुल सही है। बुद्धि अधिगम एवं अर्जित ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थिति में करने की योग्यता है, बिल्कुल सही। बुद्धि स्थायी और अपरिवर्तनशील है, बिल्कुल गलत। दोस्तों इसका राइट आंसर है जो पांचवा कथन है वो बिल्कुल गलत है। तो पांचवा गलत है क्योंकि बुद्धि स्थायी और अपरिवर्तनशील नहीं है, ठीक है। बुद्धि आपकी अस्थायी और परिवर्तनशील है, तो डी इसका राइट आंसर है। तो द यानी ओनली जो पांचवा है वो गलत है। इसके बाद हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। अब भी हमने दोस्तों इस पर बेस्ड क्वेश्चन किया था और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट होते रहते हैं। कोई HTT में आया, कोई CTT में आया, कोई UTT में आया। तो दोस्तों इसका अभी हमने आंसर देखा था। इसका क्या आंसर था दोस्तों? ये था अंतःवैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल, ठीक है ना। तो इंटरपर्सनल ये आपका बुद्धि है, ठीक है। तो इंटरपर्सनल बुद्धि इसको बोला जाता है, अभी हमने इसको बताया था। अगला, बुद्धि जन्मजात प्रवृत्तियों को पूर्वानुभव के प्रकाश में परिमार्जन करने की क्षमता है। बुद्धि की परिभाषा किसने दी? काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दोस्तों मैकडूगल के द्वारा दी गई थी। इसके बाद थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि या फिर सामाजिक बुद्धि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कृत्रिम बुद्धि। थॉर्नडाइक के द्वारा 3 बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। एक होती है सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बुद्धि के बारे में बिल्कुल सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय से ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है, गलत है। तो बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है, ये भी गलत है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, बिल्कुल करेक्ट है, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी डेफिनेशन है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो आप देख सकते हैं अभी हमने इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ऊपर भी किया था, वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखिए आसपास रिपीट होते रहते हैं। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पूर्व एग्जाम में आ चुके हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, आपको सूची 1 और सूची B का मिलान करना है। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है। स्थूल अथवा दृष्टिगत वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों को समझने में आप किस बुद्धि का प्रयोग करेंगे दोस्तों? मूर्त बुद्धि, है ना। जो आपके सामने है कोई वस्तु, उसके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। इसके बाद विचारों, प्रतीकों और संप्रत्यय के द्वारा प्रयोग जो आपके विचार में है, यानी कि कौन सी? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त बुद्धि। मानव बुद्धि का मशीनों द्वारा अनुकरण, कृत्रिम बुद्धि। और स्वयं एवं दूसरे की भावनाओं को पहचानना, ये क्या कहलाती है? संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेनियल गोलमैन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो पहले फिलहाल इसको देख लेते हैं, क्या बनेगा भाई? 2, 1, 4 और 3। तो 2, 1, 4, 3 इसका राइट आंसर है। तो 2, 1, 4, 3 यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत मैंने अभी आपको बताया था, बहुबुद्धि सिद्धांत। स्टार्टिंग में उन्होंने 7 टाइप्स की बुद्धि बताई थी, तो उसमें एक तार्किक गणितीय बुद्धि भी थी। तो क्या होगी? ध्वनि, ताल व शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, नहीं। दृश्य, स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, गलत। संगीत में अभिव्यक्ति को आवाज के रूप में, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, बिल्कुल नहीं। क्या होगा दोस्तों? गणित में पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। दोस्तों यही आपकी क्या होती है? आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि कहलाती है, ठीक है ना। क्योंकि गणित से ही दोस्तों आपका क्या होती है? लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है, ठीक है। तो पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न थोड़ा डिफरेंट तरीके से, एक बालक की आयु 12 साल है। बिने का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सका, तो उसका सही बुद्धि विकल्प है, यानी कि उसका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट क्या है?
आप बताइए मेंटल एज क्या होती है। मेंटल एज का मतलब ये है कि भाई मनोवैज्ञानिकों द्वारा टेस्ट बनाए गए हैं निर्धारित आयु के, ठीक है। तो अगर आप उस पर्टिकुलर एज का टेस्ट अगर आप सॉल्व कर लेते हैं या बुद्धि परीक्षण में पास हो जाते हैं तो आपकी मेंटल एज उतनी मानी जाती है। तो अगर चाहे आपकी आयु 12 साल है लेकिन आपने 15 वर्ष के बालक के लिए जो बुद्धि परीक्षण बनाया गया है अगर आप उसको सॉल्व कर देंगे तो भाई आपकी मेंटल एज 15 साल मानी जाएगी। तो भाई क्या होता है आईक्यू का फॉर्मूला? आईक्यू का फॉर्मूला होता है आपका मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, है ना। मैथ्स वाले तो बहुत इसको इजीली कर लेंगे, कहने का मतलब साइंस वाले भी बहुत इजीली कर लेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से आते हैं या नॉन साइंस बैकग्राउंड से आते हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। मैं उनके लिए थोड़ा इस पर ज़्यादा जोर देता हूँ, तो वरना अदरवाइज बहुत ईजी है दोस्तों। क्या हो जाएगा भाई, मेंटल एज कितनी है 15 साल बट्टे कितना हो जाएगा 12 साल गुणा 100। इन्होंने डायरेक्टली इसको मेंटल एज नहीं बोला इस बार। अब आप इसको काटिए, कैसे काटते हैं, 4 तियाँ 12, इसको काटिए 25 से कटेगा, 3 पंजे होता है 15, 25 पंजे होता है 125। तो इसका आईक्यू कितना है दोस्तों 125 बस। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बहुखंड या बहुकारक सिद्धांत, तो अभी हमने आपको बताया था कि इसके राइट आंसर कितना है, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने तो बताया था ना बहुकारक सिद्धांत, तो वही इसका राइट आंसर है। इसके बाद विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा है सिद्धांत है दोस्तों। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन के द्वारा किया गया था। इसको दोस्तों समूह कारक सिद्धांत भी कहा जाता है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इसके प्रतिपादक हैं कौन? थर्स्टन। ये आप याद में रखना, बिल्कुल इसको ध्यान में रखना, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है, समूह कारक सिद्धांत। इसके बाद विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर समूह बनाए हैं। समूह का सही क्रम है, समूह का सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे नीचे कौन सी होती है? जड़ बुद्धि। सबसे पहले तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि भाई जड़ बुद्धि से स्टार्ट होगा, 20 या 20 से कम की आपकी जड़ बुद्धि होती है। फिर मंद बुद्धि के बारे में बताया था हमने आपको कि भाई 70 से आपकी 90 के बीच में, ठीक है, मंद बुद्धि उसको बोला जाता है, ठीक है। फिर आती है श्रेष्ठ बुद्धि, 110 से 119 के बीच में आपकी क्या होती है दोस्तों? श्रेष्ठ बुद्धि होती है। फिर आपकी अति श्रेष्ठ या उच्च बुद्धि 120 से 139, फिर प्रतिभाशाली जो 140 से ऊपर होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका कितना है? बी वाला है। इसको भी आपने याद करनी पड़ेगी टेबल ये। अगला क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट का विकास आपके कहाँ होता है? बुद्धि में होता है, समाज में होता है, शारीरिक विकास से संबंधित, किससे संबंधित है? ऑफ कोर्स बौद्धिक विकास से। तो भाई कॉन्सेप्ट का जो विकास होता है आपके बौद्धिक विकास से ही संबंधित है। अगला, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? कौन सा किया है? बहुकारक सिद्धांत। इसके बाद मानसिक रूप से विकलांग से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है? कोई बच्चा अगर मानसिक रूप से विकलांग है तो उसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, अल्प बुद्धि, ये तीनों इससे क्या है दोस्तों? संबंधित है, लेकिन असामाजिक कार्य इससे कोई संबंधित नहीं है। एक व्यक्ति जिसकी बुद्धि अच्छी खासी है वो भी असामाजिक कार्य कर सकता है, ठीक है। कोई प्रतिभाशाली बच्चा भी असामाजिक कार्य कर सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि इसके लिए आप कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग हो। हाँ, मानसिक रूप से विकलांग है तो वो भी कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर असामाजिक कार्य करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग हो। इसके बाद बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? इंटेलिजेंस का संबंध किससे है? केंद्रीय चिंतन से, बहुआयामी चिंतन से, क्रिएटिविटी से, सृजनात्मकता से, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? बिल्कुल उपरोक्त सभी इसमें आएंगे। बहुआयामी चिंतन तो है ही, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग तो है ही, केंद्रीय चिंतन भी तो है और क्रिएटिविटी भी है वो, क्योंकि ये तो दोस्तों एक ऐसा फैक्टर है ना बुद्धि कि भाई इसके इतने आयाम हैं कि आप जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी कि भाई बुद्धि के इतने आयाम हैं कि उसके लिए तो अभी बुद्धि परीक्षण बने ही नहीं उतने, आप उनको मेजर भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके बाद अगला, विशिष्ट बालक का जन्म संबंध होता है। विशिष्ट बालक का संबंध किससे होता है? शिक्षा से, बुद्धि से, पाठ्य सामग्री से, खेल से? ऑफ कोर्स बुद्धि से, क्योंकि आपको पता है भाई विशिष्ट बालक कौन होते हैं? जो सामान्य बालक नहीं होते उनको विशिष्ट बालक बोला जाता है। इसमें प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, इसके अलावा ये मंद बुद्धि, हीन बुद्धि, मूढ़ बुद्धि भी आते हैं। लेकिन जब आप इंटेलिजेंट टेस्ट करते हैं तो किसके लिए करते हैं आप? प्रतिभाशाली बालकों के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो विशिष्ट बालक का जो संबंध होता है वो बुद्धि से ही होता है।
इसके बाद बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगा भाई, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। इसके बाद अगला, बुद्धि लब्धि के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। ठीक है, बुद्धि लब्धि स्थिर नहीं होती, उसमें वातावरण की उपयुक्तता के आधार पर थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बुद्धि लब्धि की सीमा वंशानुक्रम निर्धारित करता है, परंतु वातावरण उसके पूर्ण विकास की संभावनाएं प्रस्तुत करता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, वर्णन के उपागम हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे भाई, आपको पता है इसके बारे में। ठीक, आयु के साथ साथ बुद्धि लब्धि में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों वैसे बुद्धि लब्धि कह रहे हैं, वैसे एक्चुअली बुद्धि है। ठीक है, और बुद्धि लब्धि का संबंध बालक की वास्तविक आयु से होता है, ये कथन इसका असत्य है। वैसे एक्चुअली क्या होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। बिल्कुल अगर हम करेक्ट बोलेंगे तो बुद्धि, ठीक है ना, बुद्धि का संबंध बालक की वास्तविक आयु से होता है, गलत है। ये मानसिक आयु से संबंधित, अगर ये इंटेलिजेंट क्वोशिएंट है तो इसका संबंध किससे है दोस्तों, आपका मेंटल एज से होता है। वैसे कहीं ना कहीं वास्तविक आयु से भी संबंधित होता है, लेकिन ज्यादा संबंध इसका क्या होता है, मेंटल एज से होता है। तो आप इसका राइट आंसर क्या मान सकते हैं, डी मान सकते हैं। ठीक है, बाकी ऊपर तो बिल्कुल सही है। इसके बाद बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, वातावरण। वंशानुक्रम, वातावरण उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन से हैं भाई, वंशानुक्रम में वातावरण, अभी तो पढ़ा। इसके बाद अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सूची ए का सूची बी से मिलान करना है आपको। पहला, भावात्मक संवेगात्मक बुद्धि। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भावात्मक संवेगात्मक बुद्धि आपके डेनियल गोलमैन के अलावा जैसे कि पीटर सेलोवी और जॉन मेयर से संबंधित थी, तो इसका आंसर है 3। अगर माना आपको पहले वाले में कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, आप देखिए बाकी की मदद से भी कर सकते हैं। कृत्रिम बुद्धि, चलो इसको भी नहीं हमें पता भाई। अमूर्त बुद्धि किससे रिलेटेड है, ये तो पता है ना भाई, थॉर्नडाइक से है। अमूर्त बुद्धि का मतलब क्या होता है भाई, अमूर्त बुद्धि का मतलब क्या है, जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। तो इन्होंने 3 बुद्धि बताई थी भाई, मूर्त, अमूर्त और इसके अलावा सामाजिक बुद्धि। अब शारीरिक गति बुद्धि अभी आपको बताया था गार्डनर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसके अलावा जो कृत्रिम बुद्धि है दोस्तों, किससे रिलेटेड है, जॉन मैकार्थी से रिलेटेड है। तो बस हो गया आपका, कितने बने भाई, 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 ये इसका राइट आंसर है। ठीक, तो यहां से कितना आएगा भाई, 3 1 2 4, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, फिर से आपको क्या करना है, मिलान करना है। अब आप मिलान करिए। अभी हमने बताया बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किससे रिलेटेड है, स्पीयरमैन से। ठीक है, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत, चलो ये नहीं आया कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किससे रिलेटेड है, गिलफोर्ड से, अभी बताया था। इसके अलावा बुद्धि का बहुकारक बहुतत्व सिद्धांत या बहुखंड सिद्धांत किससे रिलेटेड है, थॉर्नडाइक से। तो भाई त्रिचापीय सिद्धांत किससे होगा भाई, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से होगा रिलेटेड। ठीक है, इस तरह से बना सकते हो। तो भाई क्या होगा, 4 और फिर इसके बाद कितना, 3 1 2, तो 4 3 1 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, 4 3 1 2 है कहीं पर, 4 3 1 2 यानी कि सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 साल और वास्तविक आयु 10 साल है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, फटाफट निकालो। कितना हो जाएगा भाई, 12/10 गुणा 100। अब तो ज़्यादा इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा भाई, 120। ठीक है, मानसिक आयु आपको दे रखी है, बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक, तो भाई कितना हो गया भाई, 120। इसके बाद अगला प्रश्न, फिर से आपको क्या करना है, ए को बी के संग आपने मिलाना है। सूची ए में आपको गतिविधियां दी हैं और सूची बी में आपको परीक्षणों का समुच्चय दिया हुआ है। सबसे पहले आता है आपका पाठ्य सहगामी क्रियाएं। उसके लिए आप कौन सा परीक्षण ले सकते हैं, तो इसमें दोस्तों अगर आप पाठ्य सहगामी क्रियाओं में तो देखा जाए तो इसका दोस्तों इसमें बुद्धि, अधिक्षमता एवं अभिरुचि परीक्षण लिया जा सकता है। ठीक है ना, बुद्धि यानी कि आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, इसके अलावा आपकी जो क्षमता है अभिक्षमता का टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक, समस्या मूलक बालकों के लिए दोस्तों ये आपका हो सकता है व्यक्तित्व परीक्षण। ठीक है, इसमें जो आपके समस्या मूलक बालक हैं उसके लिए आप व्यक्तित्व परीक्षण ले सकते हैं। किसी व्यक्ति का अध्ययन करना है तो दोस्तों उसमें आपका बुद्धि, अधिक्षमता, अभिरुचि, व्यक्तित्व एवं समायोजन परीक्षण आ सकता है। इसमें आपको पूरा व्यक्ति का अध्ययन करना है। ठीक है, और विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु समूह का अगर चयन करना है तो उसके लिए मानसिक योग्यता एवं अधिक्षमता परीक्षण उपयुक्त रहेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2 4 3 और 1। तो 2 4 3 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, 2 4 3 1, तो देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया, बहुविमात्मक का मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत।
बुद्धि का बहुविमीय सिद्धांत हम कह सकते हैं कौन है? गार्डनर। गार्डनर के बारे में हमने अभी पढ़ा था। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन इसमें घुमा फिरा के इधर से उधर से आते रहते हैं। इसके बाद किस मनोवैज्ञानिक ने अपने बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित किया गया है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उद्दीपक अनुक्रिया आपको पता है भाई किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? थॉर्नडाइक। इसके बाद गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में बुद्धि के कुल कितने कारक बताए हैं? काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गिलफोर्ड के द्वारा बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया था। इसमें इन्होंने 3 आयाम बताए थे। सबसे पहला था संक्रिया, जिसको कि हम ऑपरेशन बोलते हैं। इसके बाद विषय वस्तु, ठीक है, जिसको हम कंटेंट बोलते हैं। और फिर इसके बाद था आपका प्रोडक्ट यानी कि उत्पादन, ठीक है। अब संक्रिया में दोस्तों 6 उपतत्व हैं, इसमें आपके 5 हैं और इसमें 4 बताए गए हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 × 4, यानी कि जब हम इसके दोस्तों क्या बनाएंगे? परमुटेशन, ठीक है। तो भाई 6 पंजे 30, 30 चक्को होता है 120, ठीक है। तो देखा जाए तो कुल मिला के 120 इसके कारक बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये इसको आप ध्यान में रखेंगे तो 120 इनके द्वारा कारक बताए गए हैं, ठीक है। हालांकि मैंने अभी आपको बताया कि बौद्धिक योग्यताओं के 5 समूह भी बताए गए हैं और कारक टोटल 120 बताए गए हैं और 3 आयाम हैं, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के अनुसार यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अधिक बुद्धिमान है तो इसका कारण है सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्वों में सहसंबंध, मस्तिष्क में तंत्रिकाओं के उपयुक्त बंधों या योगों की संख्या, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मस्तिष्क में तंत्रिकाओं के उपयुक्त बंधों या योगों की संख्या। थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया था, तो उनके अनुसार कोई व्यक्ति अगर दूसरे से अधिक बुद्धिमान है तो उसका कारण मस्तिष्क में तंत्रिकाओं के उपयुक्त बंधों या योगों की संख्या है। सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्वों में सहसंबंध, ये तो आपकी 2 फैक्टर थ्योरी है, द्विकारक सिद्धांत, जो कि स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। जबकि प्राथमिक मानसिक योग्यताएं दोस्तों ये आपका समूह कारक सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादक थर्स्टन है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं ये दोस्तों किसके द्वारा दी गई? थर्स्टन के द्वारा दी गई। उनका जो समूह कारक सिद्धांत है, उनका यही मानना है दोस्तों कि बुद्धि आपकी 8 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है, इसीलिए इसको ग्रुप फैक्टर थ्योरी बोला जाता है। अब कई बुक में ये प्राथमिक मानसिक योग्यताएं 7 दे रखी, लेकिन दोस्तों कई जगह पर 8 है, तो वैसे इसका राइट आंसर 8 ही होना चाहिए। आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या सही लगता है। तो इनके द्वारा दोस्तों 8 मानसिक योग्यताएं दी गई हैं, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, जिसके अंतर्गत अंक योग्यता, शब्द प्रवाह, शाब्दिक एवं प्रत्यक्ष ज्ञान योग्यता, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आती है। तो यहां पर इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होना चाहिए। इसके बाद किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है? वाक्यात्मक, विभक्ति विषयक, ध्वनि संबंधी या फिर व्याकरणिक? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑफ कोर्स ध्वनि संबंधी, है ना। अगला प्रश्न, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, बुद्धि यानी कि एकाधिक बुद्धिमानी का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है? बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एकाधिक यानी एक से अधिक, ठीक है ना। तो एक से अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहेगा कि भाई बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। इसके बाद सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी है। 91 से 110 के बीच में आपके क्या होते हैं? सामान्य बालक होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ के मापन के जन्मदाता कौन है दोस्तों? इसके जन्मदाता हैं टर्मन, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ ये होता कि भाई बुद्धि मापन के जन्मदाता कौन है, बुद्धि परीक्षण का, तो भाई इसके कौन आते हैं? ऑफकोर्स अल्फ्रेड बिने आते, ठीक है। और अगर बुद्धि लब्धि शब्द के जन्मदाता कौन है, सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया? तो आता है स्टर्न 1912 में, ठीक है। लेकिन जो बुद्धि लब्धि मापन है वो
उसके जन्मदाता दोस्तों कौन है? आपके टर्मन है। और इन्होंने सबसे पहले 1916 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिने साइमन परीक्षण पर संशोधन किया था और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसको किया था और यहाँ पर इन्होंने बुद्धि लब्धि के कॉन्सेप्ट का विकास किया। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता टर्मन है। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अधिक गृह कार्य नहीं देंगे, वह अधिक प्रगति कर सके, उसी तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स वह अधिक प्रगति कर सके, उसी तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, जो प्रशिक्षण योग्य मंद बुद्धि वाले बालक हैं उनकी बुद्धि लब्धि 25 से 50 के मध्य होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 25 से 50 तो कहीं है नहीं, लेकिन 36 से 49 इसके मिडल में आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं भाई 35 व निम्न वो तो भाई नीचे हो जाएगा, 50 से 59 वो भी नहीं आएगा, और 70 से आपका 79 ये भी नहीं आएगा। ठीक है ना, 70 से 79। तो भाई इसका राइट आंसर है सी वाला कि भाई 36 से 49। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। इसके बाद अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? जहां पर आपका भाषा का प्रयोग नहीं हो। कहने का मतलब है कि उन व्यक्तियों पर किया जाता है जिनको भाषा की समझ नहीं होती है, तो वहां पर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। दो तरह के परीक्षण होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो भाई बुद्धि परीक्षणों को आप 3 टाइप में बांट सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत हो गया, सामूहिक हो गया और क्रियात्मक हो गया। ठीक है, फिर इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, आपके शाब्दिक अशाब्दिक इसमें इस तरह से इसको बांट सकते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होंगे दोस्तों, कि जहां पर आपकी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऐसे परीक्षण किसके लिए किया जाते हैं? अशिक्षित वर्ग के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप इसको ध्यान में रखिएगा कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग अशिक्षित वर्ग के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह किससे प्रभावित होगी? एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वो किससे प्रभावित होगी? ऑफ कोर्स दोस्तों गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो जैसे कि हमने आपको बताया भाई, जो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें शुरुआत में उन्होंने 7 फैक्टर बताए थे, लेकिन बाद में इन्होंने 9 फैक्टर इसके बताए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसी से आपकी प्रभावित है। इसके बाद अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। यह कथन किस प्रतिस्थापित सिद्धांत पर है? बुद्धि और जाति विभिन्नताओं पर, बुद्धि के वितरण पर, बुद्धि की वृद्धि पर, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं पर। तो ये दोस्तों किस में होगा? बुद्धि के वितरण पर। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है भाई, अधिकांश व्यक्तियों की जो बुद्धि होती है वो औसत होती है, बहुत कम लोग क्या होते हैं? प्रतिभाशाली होते हैं। इसी तरीके से बहुत कम व्यक्ति क्या होते हैं? मंद बुद्धि होते हैं, या मूढ़ बुद्धि भी इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर लोग क्या होते हैं? एवरेज इंटेलिजेंस वाले होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो भाई ये आपका बुद्धि के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। इसके बाद बहुविध बुद्धि सिद्धांत गार्डनर के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाएगी? तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। क्या कहलाएगी दोस्तों? ऑफ कोर्स प्राकृतिक बुद्धि। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बता सकते हैं आप इसको बहुत इजीली कि भाई आप सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता आपकी क्या कहलाएगी? प्राकृतिक बुद्धि कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? फटाफट निकालें। क्या होगी? 8/5 गुणा 100। 5 साल का है ना रोहन, और 8 वर्ष उसकी क्या है? मानसिक आयु है। तो 5 दूनी होता है 10, 8 दूनी होता है 16, यानी 160। भैया प्रतिभाशाली है। इसके अलावा पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही हो सकता है, सही है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? बिल्कुल, ये आपका एक पूर्वाग्रह है। ठीक है, जो कि आपका सेक्स ओरिएंटेड है। तो लैंगिक पूर्वाग्रह को दोस्तों ये प्रदर्शित करता है कि भाई पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा इंटेलिजेंट होते हैं। अगला प्रश्न, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया था? स्पीयरमैन ने, अभी बताया।
इसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, व्यवहार की गुणवत्ता से आकी जाती है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील की विशेषता। तो देखिए इसका राइट आंसर कितना चौथा। ये अलग तरीके से क्वेश्चन आ रखा है, अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था लेकिन थोड़ा ये डिफरेंट वे में है, लेकिन ऑप्शन वही है, यह एक स्थायी एवं अपरिवर्तनशील की विशेषता है, जो कि गलत है। इसके बाद स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, किसका मापन करता है? ऑफ कोर्स बुद्धि का, आईक्यू का, ठीक है। इसके बाद गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि भाई जो डेनियल गोलमैन का संबंध है वो संवेगात्मक बुद्धि से है। संवेगात्मक बुद्धि का मतलब व्यक्तियों की अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचान करने की क्षमता, इसी को क्या बोला जाता है? संवेगात्मक बुद्धि बोला जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक हैं रेमंड कैटल। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए तरल का मतलब क्या होता है? लिक्विड, ठीक है। तो इनके अनुसार बुद्धि तरल बुद्धि होती है और क्रिस्टलीय बुद्धि होती है। तरल बुद्धि यानी लिक्विड इंटेलिजेंस, इसका मतलब यह होता है कि भाई ऐसी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता जिनके बारे में आपको पहले से कोई ज्ञान ना हो। और क्रिस्टलीय बुद्धि का मतलब क्या होता है? कि भाई कौशल, ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने की क्षमता, ठीक है। तो भाई बुद्धि तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान, बुद्धि का जो तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान है यानी कि मॉडल है, इसके प्रतिपादक कौन है? रेमंड कैटल। इसका आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभी आपको बताया था स्पीयरमैन ने। द्विकारक सिद्धांत है, बुद्धि में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की जरूरत होती है। अभी मैंने आपको बताया था, एक होती है सामान्य और दूसरा क्या होता है? विशिष्ट कारक। तो ये अभी आपको बताया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। बुद्धि का लिंग के संग कोई संबंध नहीं, सामान्यतः लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो क्या है भाई? बुद्धि का लिंग से कोई भी संबंध नहीं है। इसके बाद मानसिक आयु निर्धारण का आधार है, क्या आधार है भाई? बुद्धि परीक्षाएं। बुद्धि परीक्षा के आधार पर ही आपकी मानसिक आयु का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद बुद्धि मापन का आधार है, क्या है? मानसिक आयु और शारीरिक आयु का पारस्परिक संबंध। बुद्धि परीक्षण, पूर्व ज्ञान या फिर स्मृति स्तर। तो भाई बुद्धि मापन कैसे निकाला जाता है? मानसिक आयु और शारीरिक आयु का पारस्परिक संबंध। IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणा 100। इसके बाद 10 वर्ष का एक बालक जो 12 वर्ष के बालक के लिए बनाए गए बुद्धि परीक्षण को हल कर दे तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? ऑफ कोर्स कितनी होगी? 12 साल होगी, ठीक है। जो बालक 12 वर्ष के बालक के लिए बनाए गए बुद्धि परीक्षण को हल कर देगा तो उसकी मानसिक आयु 12 साल है। बस इसको में कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा विकसित किया गया? कॉन्सेप्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया? ऑफ कोर्स टर्मन के द्वारा, जैसे कि हमने अभी बोला। और स्टर्न थे, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लेके आए। ये 1912 में इस शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। अगला प्रश्न, मानसिक आयु का अर्थ है वह आयु जो बुद्धि या मानसिक परीक्षण से निर्धारित होती है, वह आयु जो शारीरिक आयु है, वह आयु जो जिस कक्षा में पढ़ता है, वह आयु जो शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं द्वारा निर्धारित होती है। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? वह आयु जो बुद्धि या मानसिक परीक्षण से निर्धारित होती है। अब आपके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन कितने इजी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो इसमें जो तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है वो क्या कहलाती है? जी कारक, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया था, जी कारक का मतलब क्या होता है दोस्तों? जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो जनरल मेंटल एबिलिटी का मतलब क्या है? आपकी सामान्य मानसिक योग्यता से दोस्तों संबंधित है। तो सामान्य जो योग्यता सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में पाई जाती है। तो यहां पर इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? जी कारक होना चाहिए। अगला प्रश्न, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बुद्धि लब्धि का विभाजन किसने किया था? यानी बुद्धि के वितरण का, ठीक है ना। तो भाई जो सबसे पहले देखा जाए तो टर्मन और मेरिल ने छात्रों पर प्रयोग करके बुद्धि लब्धि का विभाजन किया था। बाद में कामत ने भारत की परिस्थितियों के अनुसार इसके वितरण को ज्ञात किया था। तो इसका आंसर है कामत, ठीक है।
अगला प्रश्न, शारीरिक संरचना के आधार पर बुद्धि मापन का प्रयास करने वाले पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक थे। शारीरिक संरचना के आधार पर दोस्तों बुद्धि का मापन का प्रयास करने वाले पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक थे लेवटेर और गाल। ठीक है। इसके अलावा 1879 में जर्मनी में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? ब्राइडवे, स्टैनफोर्ड, जॉनसन या फिर विलियम वुड? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विलियम वुड ने 1879 में जर्मनी में सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, यदि पिता प्रतिभाशाली है तो बालक भी कम से कम उच्च बौद्धिक योग्यता वाला होगा ही। मंदबुद्धि बालक को ही जन्म देता है। उपरोक्त कथन इंगित करते हैं, क्या बताते हैं? बुद्धि के स्थायित्व की ओर, बुद्धि के संक्रमण की ओर, बुद्धि के लोप की ओर या बुद्धि के पठार की ओर? ऑफ कोर्स ये क्या है दोस्तों? बुद्धि के संक्रमण की ओर को ये बताएंगे। ठीक है ना। बुद्धि का स्थायित्व तो मतलब है कि बुद्धि आपकी क्या है? स्थिर है। ठीक है। लोप का मतलब हो गया कि हास हो गया कि ज्यादातर जैसे अगर माँ बाप इंटेलिजेंट है तो बच्चे मूर्ख निकलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? बुद्धि का संक्रमण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों सूची 1 से सूची बी का मिलान करना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑफ कोर्स अल्फ्रेड बिने के द्वारा। ठीक है। मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट ये लेकर आए। बुद्धि लब्धि शब्द का प्रथम प्रयोग अभी हमने पढ़ा स्टर्न के द्वारा। ठीक है। बुद्धि लब्धि सूत्र का सर्वप्रथम दिया भाई किसने दिया? टर्मन ने। तो ऑफ कोर्स लास्ट वाला कौन बचेगा? कैटल ही बचेगा। तो मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैटल के द्वारा किया गया। तो क्या बनेगा दोस्तों? 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 इसका राइट आंसर है। तो बनता है दोस्तों कहीं 2 1 4 3 यानी बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के संबंध में सही कथन का आपको चुनाव करना है। देखिए इसमें पहला है अल्फ्रेड बिने का परीक्षण तथा उसके समस्त संशोधन बुद्धि के व्यक्तिगत परीक्षण है। व्यक्तिगत परीक्षण का मतलब क्या होता है दोस्तों? जहां पर एक समय पर एक ही व्यक्ति परीक्षण देता है। तो इसका राइट आंसर यही है कि भाई अल्फ्रेड बिने का परीक्षण तथा उसके समस्त संशोधन बुद्धि के व्यक्तिगत परीक्षण है। तो मतलब सही है ये। इसके बाद आता है सभी निष्पादन परीक्षाएं व्यक्तिगत परीक्षण होती हैं। बिल्कुल सही है। देखिए निष्पादन परीक्षण का मतलब क्या होता है? ऐसी परीक्षाएं जिसमें व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए दिया जाता है और जिसे वो अपने हाथों से ही करता है। जैसे कि भाई चित्रों को आप एक क्रम में लगाइए। ठीक है। और जैसे कि आप सपोज करो कि भाई कुछ आपने गुट के लिए उससे कोई नमूना बना दिया। ठीक। या आप कोई चित्र की पूर्ति कर रहे हैं। ठीक। तो ये भी आपके दोस्तों जनरली क्या होते हैं? आपके व्यक्तिगत परीक्षण ही होते हैं और ये अशाब्दिक होते हैं। ठीक है। तो इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा वेस्लर वैल्यू परीक्षण भी आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण ही है। ठीक है। यानी कि एक ही व्यक्ति का इसमें परीक्षण किया जाता है। तो देखा जाए तो उपरोक्त सभी कथन इसके सही हैं। इसके बाद अगला सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। आपको बताना है कि ऐसा जो बुद्धि परीक्षण है जो कि सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। सामूहिक का मतलब क्या होता है? जहां पर एक से ज्यादा व्यक्तियों का परीक्षण लिया जाता है और शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जहां पर भाषा का प्रयोग किया जाएगा वो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाएगा। अब आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, लेकिन जो आर्मी बीटा परीक्षण है दोस्तों वो आपका सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। वहां पर शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? आर्मी बीटा परीक्षण। बाकी जो मेरिल पामर जो मानसिक परीक्षण है ये भी दोस्तों आपका शाब्दिक परीक्षण है। इसके अलावा जो जलोटा मानसिक योग्यता परीक्षण है ये भी आपका दोस्तों क्या है? शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। तो आर्मी बीटा परीक्षण इसका दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है। अच्छा एक सेकंड, इसमें हमने गलती से इसका आंसर 100C दे रखा है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। इसका ये नहीं होगा, इसका बी होगा। ठीक है। तो बी वाला इसका सही आंसर है आर्मी बीटा परीक्षण। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों पोर्टियस मेज परीक्षण है। पोर्टियस मेज परीक्षण किस तरीके का परीक्षण है? सामूहिक परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण या फिर निष्पादन परीक्षण? दोस्तों ये आपका एक तरीके का निष्पादन परीक्षण है। ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो निष्पादन परीक्षण होते हैं वो ऐसी परीक्षा होती है जिसमें व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए दिए जाते हैं और जिसे वो अपने हाथों से करता है। तो भाई पोर्टियस का जो भूल भुलैया परीक्षण है वो भी मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियोस में। तो इसमें भी क्या होता है कि व्यक्ति को क्या होता है कुछ कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि भूल भुलैया वाला जो परीक्षण है उसमें तो आपको क्या होता है कि भाई भूल भुलैया से निकलना होता है। तो ये भी आपका दोस्तों इस तरह का परीक्षण है कि जिसमें आपका भाषा का प्रयोग नहीं होता है। तो आपका निष्पादन परीक्षण के दोस्तों ये अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला प्रश्न भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण सर्वप्रथम बिने टेस्ट के आधार पर हिंदुस्तानी बिने टेस्ट किसने बनाया?
देखिए दोस्तों, 1922 में भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण एफजी कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे डॉक्टर सी एच राइस इन्होंने बनाया था। तो इन्होंने बिने की मापनी का भारतीय अनुकूलन किया था और इस परीक्षण का नाम इन्होंने हिंदुस्तानी बिने टेस्ट रखा था, या इसको हम कह सकते हैं हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, इसका नाम रखा गया था। ठीक है ना, इसको काफ़ी आप ध्यान में रखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका दोस्तों राइट आंसर है डॉक्टर सी.एच. राइस। ठीक है, ओके, फिर इसमें गलती हुई है दोस्तों, इसका हमने गलती से शायद यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। पंडित लज्जा शंकर झा इसका राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना होगा, डॉक्टर सी.एच. राइस होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना, इसको आप सही कर लेना। इसका आंसर कितना है, बी है। ठीक है, ओके, इसके बाद आपको टर्मन महोदय ने जो आपका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का वर्गीकरण किया है, तो आपको सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। सबसे पहले देखिए 50 से 70 के बीच में कौन होते हैं, मूर्ख होते हैं। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, 90 से 110 तो पता है ना, वो कौन होते हैं, सामान्य होते हैं। और फिर 140 से अधिक कौन होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। 0 से 25 में ऑफकोर्स कौन होगा, जड़ बुद्धि होगा। ठीक है, तो बस बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। 3 आते तो कोई बात नहीं, एक आपका अपने आप ही चल जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या बनेगा भाई, 2 और 3, फिर इसके बाद 1 और 4, तो 2 3 1 4 इसका राइट आंसर है। तो 2 3 1 4 यानी बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला पेपर पेंसिल टेस्ट किसे कहा जाता है, मतलब कौन सा परीक्षण है, सामूहिक परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण या फिर निष्पादन परीक्षण। इसका राइट आंसर है दोस्तों अशाब्दिक परीक्षण। ये अशाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत आता है। पेपर पेंसिल परीक्षण में दोस्तों क्या होता है कि आपकी भाषा का प्रयोग होता नहीं, बस आपको एक पेन और पेपर दिया जाता है और आपको जैसे चित्रों वित्रों को पूरा करना होता है, तो उसमें बालक को पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए ये अशाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब कई लोग इसमें बोलेंगे कि भाई निष्पादन परीक्षण दोस्तों अलग है। निष्पादन परीक्षण तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए जैसे गूंगे, बहरे और अशिक्षित व्यक्तियों के लिए है, जहाँ पर उनको बिल्कुल भी जैसे चित्रों को पूरा करना और इस टाइप के उसके अंतर्गत आता है। ठीक है ना, जैसे चित्रों को पूरा करना है और आपने जैसे भाई टुकड़ों को जोड़ना है, इस टाइप के परीक्षण में। लेकिन थोड़ा सा इसमें आपका पेपर और पेंसिल जो टेस्ट है वो आपका एक अशाब्दिक परीक्षण है, वो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न बुद्धि है एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, फिर सामर्थ्य का एक समूह। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी ना कि ये आपका एक सामर्थ्य का समूह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सामर्थ्य का समूह। अगला प्रश्न भारत में प्रसिद्ध भारतीय बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत कितने परीक्षण आते हैं, 5 परीक्षण आते हैं, स्टार्टिंग में बताया था। इसके बाद बुद्धि परीक्षणों की अधिगम्य भूमिका है, क्या भूमिका है, मंदबुद्धि बालकों की जानकारी के लिए, बालकों के वर्गीकरण के लिए, व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, बुद्धि परीक्षण हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं दोस्तों कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सके। तो इसका राइट आंसर है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हेतु। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से सूची का आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सबसे पहले आप मानसिक आयु की अवधारणा का विकास, मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया, अल्फ्रेड बिने ने, उसका अवधारणा का विकास किया स्टर्न ने। ठीक है, बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट। बुद्धि परीक्षणों के निर्माण के जनक ऑफकोर्स कौन है, अल्फ्रेड बिने। बुद्धि पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन कैंडल के द्वारा, और बुद्धि का सूचना प्रक्रम उपागम जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था स्टर्नबर्ग के द्वारा यूज किया गया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या आएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, यह आएगा आपका 3 4 और 2 और 1, तो 3 4 2 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, 3 4 2 1, तो डी वाला इसका राइट आंसर है। गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, स्टार्टिंग में 7 बताए थे और अब आज जाके कितने हैं, 9 है। तो देखा जाए तो 9 इसका राइट आंसर है। किस मनोवैज्ञानिक का बुद्धि सिद्धांत बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहलाता है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत, ये दोस्तों थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत कहलाता है। तो थॉर्नडाइक इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची ए का सूची बी से आपको मिलान करना है। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला ये दी गई थी दोस्तों अल्फ्रेड बिने के द्वारा। ठीक है, भारत में पहली बार मिश्रित बुद्धि परीक्षण ये पीएन मल्होत्रा द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद पास अलोंग टेस्ट
ये है WP अलेक्जेंडर के द्वारा, और CAVD मानसिक परीक्षण ये दोस्तों थॉर्नडाइक से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 4 और 1 2 3। तो 4 1 2 3 इसका राइट आंसर है। तो 4 1 2 3 यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि मूल रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है। उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। बुद्धि बहुआयामी और इसके कई पहलू हैं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? बुद्धि बहुआयामी है और इसके कई पहलू हैं। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किए गए मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश 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 बुद्धि उच्च स्तरीय थी। कौन सी बुद्धि उसमें उच्च स्तरीय होगी? स्थानिक, शारीरिक, गतिबोधक, संगीतमय या भाषाई? गिलफोर्ड का सिद्धांत। कौन सी? संगीतमय बुद्धि उसकी उच्च स्तर की थी। ठीक है ना। कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया भाई मधुर संगीत तो बजा रहा है, तो उसकी संगीतमय बुद्धि उच्च स्तर की है। इसके बाद अगला प्रश्न, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वो क्या हो सकता है? व्यक्ति के आत्मबोध हेतु, जब व्यक्ति स्वयं के बारे में सोच रहा है तो क्या हो सकता है दोस्तों? इसका इंट्रापर्सनल बताया था ना आपको कि भाई एक होता है आपका अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक में आपका क्या होगा? इंटरपर्सनल, जब आप दूसरे व्यक्ति के मूड, मनोदशा और उसकी अभिप्रेरणा के बारे में सोचते हैं, उसके क्या अनुसार अनुक्रिया करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि जब स्वयं के बारे में सोचते हैं तो भाई जो आपको आत्मबोध लेकर आता है तो वो आपका क्या है? अंतः व्यक्तिक, यानी कि इंट्रापर्सनल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतः व्यक्तिक, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अगला प्रश्न, बुद्धि का सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापन किसने किया? आपको पता ही है, अल्फ्रेड बिने ने। अगला प्रश्न, बुद्धि के स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी है। कारक जी का क्या मतलब है दोस्तों? जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि सामान्य बुद्धि। ठीक है ना। 2 कारक बताए थे इन्होंने, एक स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट और एक सामान्य। इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया भी है। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्न में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और लगातार आपका 2 बार CTT परीक्षा में पूछा गया है। अंतर्वैयक्तिक, भाषिक, गतिक या अंतर्वैयक्तिक? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गतिक बुद्धि। ठीक है ना। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। बहुबुद्धि सिद्धांत में अगर कोई बंदा एयरफोर्स पायलट बनने के लिए चाहता है तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गतिक बुद्धि। ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पहले आप जान लीजिए दोस्तों, जो स्टर्नबर्ग है इनके द्वारा दोस्तों त्रितंत्रीय सिद्धांत दिया गया। इनके अनुसार बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के मूल कौशल या घटक में बटी है। तो इनके द्वारा जो दोस्तों 3 तंत्र जो दिए गए हैं उसमें सबसे पहले आती है विश्लेषणात्मक बुद्धि यानी कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस, दूसरी आती है सृजनात्मक बुद्धि यानी कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस, और तीसरी आती है दोस्तों व्यवहारिक बुद्धि यानी कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में दोस्तों आपका आता है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, इस प्रकार की पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, और पर्यावरण के साथ अनुकूल करना, ये भी दोस्तों इसके संग आता है। ठीक है ना। तो यहां पर हम दे सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन इसका राइट नहीं है। ठीक है। तो देखा जाए तो केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये इसका गलत आंसर है, क्योंकि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस दोस्तों क्या है? वो इस तरह की बुद्धि है जिसमें वो क्षमताएं सम्मिलित होती हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी जिंदगी में सूचनाओं का इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो पाता है जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। ठीक है। तो ऐसे में वो केवल अपने विषय के बारे में व्यवहारिक रूप से विचार करेगा तो वो कैसे अधिकाधिक लाभ उठा पाएगा। इसके बाद निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप है? अभी मैंने आपको बताया कौन कौन आते हैं, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो व्यवहारिक बुद्धि इसके अंतर्गत आता है, प्रायोगिक संसाधन पूर्ण गणितीय बुद्धि कोई नहीं आता इसमें। इसके बाद अगला, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि ये वैलिड नहीं है, क्योंकि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है,
विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता, यह केवल अब्राहम मस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। इसका राइट आंसर है दोस्तों, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बुद्धि के बहुत सारे आयाम हैं, इतने आयाम हैं कि उनके लिए परीक्षण की कमी है। तो विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, इसलिए बहुबुद्धि सिद्धांत को वैलिड नहीं माना जा सकता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सीटीटी में आया हुआ है। इसके बाद एक और प्रश्न, 100 से ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं? आपको बताना है कि आलोचना की दृष्टि से कौन सा दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, यह शोध आधारित नहीं है, विभिन्न बुद्धि भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है और प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों प्रतिभाशाली विद्यार्थी वो एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन नहीं करते, वो ऑलमोस्ट सारे क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन कर देते हैं। प्रतिभाशाली छात्र की आप वीडियो देखिएगा तो प्रतिभाशाली छात्र हर क्षेत्र में अपनी विशिष्टता को दिखा देते हैं। ठीक है, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, ये सही है। यह शोध आधारित नहीं है, ये भी सही है। और इसके बाद विभिन्न बुद्धि भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है, ये भी आपकी बिल्कुल सही है। ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण से सारे के सारे संबंधित हैं, लेकिन ये वाला दोस्तों इससे संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये थे 100 इंपॉर्टेंट MCQ, इवन 100 से ज़्यादा ही हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के संग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।